गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, उनको सीरियसली अटेंड करें और क्लासेस को भी सीरियसली अटेंड करें। जितना ध्यान कॉलेज पे लगा रहे हो उससे 50% ज़्यादा कोचिंग पे लगाना, जिससे कि फ्यूचर सेफ रहे। ओके, यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू दिस क्लास। तो अपन कल चार्ज कैलकुलेशन कर रहे थे और मैंने अमीनो एसिड का चार्ज पीआई वैल्यू निकालना सिखाया था। तो सभी ने रिवीजन किया उसका? यस, ओके। तो कल अपन ने लाइसिन का पीआई वैल्यू निकाली थी, जो कि 7.6 या ऐसे कुछ वैल्यू आई थी। यस, एंड देन मैंने कहा था कि अच्छा 9.76। मैंने कहा था आपको कि आप दूसरे अमीनो एसिड्स का ट्राई करना। किया सबने? किया? ओके, अगर किया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। तो अगर आपने नहीं किया तो भी आप कर लेना घर पे जाके। और किसी ने कहा था कि एस्पार्टेट का सही नहीं आ रहा है, तो एस्पार्टेट का अपन करके देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो सबसे पहले तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए गाइस। और जो आपका एस्पार्टेट है उसमें क्या होता है? अर्ली पीएच पे बात कर रहा हूँ मैं। तो नीचे मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूँ, जो कि होता है COOH। तो 0 pH के अराउंड ऐसा रहेगा। देन आपका 2.3 पे क्या होगा? यहाँ पे चार्ज रहेगा आपका +1। नेक्स्ट चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, 0 चार्ज हो जाएगा। देन कौन आएगा? आपका एस्पार्टेट वाला जो ये जो ग्रुप है ये रिलीज़ होगा। यस, तो इसका पीके क्या है? एस्पार्टेट का पीके क्या है? 3.6। यस, तो 3.6 पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू -1। यस, तो 3.6 + 2.3, कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं? तो 1.88 होगा। सही है? कुछ ऐसा नहीं होगा? 2.9 नहीं होगा? यस, 1.88 कहाँ से आया? PK1 1.88 होगा। नहीं नहीं नहीं, जो मैंने वैल्यूज़ बताई है वो आप याद रखो। आप अगर उस टेबल के हिसाब से जा रहे हो, कहाँ गई वो टेबल? ये वाली टेबल के अगर हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अलग अलग PK1 लिखे हुए हैं। ओके, बट आपको एक जनरल ट्रेंड जो होता है ना उसके हिसाब से चलना है। 2.3 ही लेनी है आपको। ओके, और उसकी 9.6 ही लेनी है, चेंज नहीं करनी है उनको। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपन किसका निकाल रहे थे? एस्पार्टेट का। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.77 सही तो आ रहा है। ओके, अगर आप 1.88 ले भी लोगे तो भी वैल्यू 2.77 आएगी, क्योंकि अपन ने 2.3 लिए, इसलिए अपनी वैल्यू 2.9 के अप्रॉक्स आ रही है। 1.88 होगा पी की वैल्यू। यस, आप मोस्टली 2.3 लेते हो तो आप वही लेके चलो। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो खुद के अंदर। ओके, एक वैल्यू याद रखो। तो ये सब आप कर सकते हैं। एंड देन टाइट्रेशन अपन ने देख लिया था, और फिर ग्लूटामेट का मैंने बोला था कि अच्छा अपन ने किया था, एंड देन आपको बोला था कि और बाकी आप करना। यस, तो कल अपन ने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर 2 कायरल कार्बन होते हैं। यस गाइस, दे आर आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनीन, दैट इज़ राइट। तो इनमें 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो इसका मतलब इनमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इनमें? 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2⁴ हो गए। ओके, तो ये जो चारों हैं, क्या ये सारे मिरर इमेज हैं एक दूसरे की?
ऑल ऑफ दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और नॉट? नो। ओके, अगर नहीं है तो क्यों? स्टेटमेंट को अगर सही करूँ तो क्या सही होगा? दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं एंड दो डाई स्टीरियोमर्स हैं, दैट इज़ राइट। दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं एंड दो डाई स्टीरियोमर्स हैं, मतलब दो मिरर इमेजेस हैं, दो नॉन मिरर इमेजेस हैं। क्या सारे, मतलब सारे स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं? मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनना और यस नो में जवाब देना। क्या सारे स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं? ओके, रक्षा इज सेइंग नो। व्हाई नो यक्षा एंड रक्षा, एंड व्हाई अमजद इज सेइंग यस यस यस? ओके, यस सरल, यस सरल। कायरल है तो एक्टिव है, और सभी के अंदर कायरल कार्बन्स हैं, तो ऑल फोर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो लाइट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, विल दे बिहेव विद लाइट इन द सेम मैनर? चारों को चार लाइट के साथ में उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे एक कर रहा है? नो। वाई नो? वाई नॉट? वाई नॉट? डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यस सर, दैट इज़ राइट। उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। यस, क्योंकि मिरर इमेज बोल रहे हो और नॉन मिरर इमेज बोल रहे हो, दैट मीन्स मिरर इमेज होगी तो उसका अरेंजमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा, कार्बन फंक्शनल ग्रुप्स का या जो भी एटम्स हैं उनका। इसलिए वो सारे लाइट को एक ही तरह से बिहेव नहीं करेंगे लाइट की तरफ, वो अलग अलग से करेंगे। ओके, तो जैसे आइसोल्यूसिन की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो चार स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे उनमें से दो क्या बनेंगे? एल आइसोल्यूसिन एंड डी आइसोल्यूसिन। यस, तो ये आपका एल है और ये आपका डी है। तो ये आप देख सकते हो कि एक, अच्छा मिरर इमेज है। अच्छा, मिरर कहाँ लगाया हुआ है इसमें? कन्फिग्रेशन अलग है, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट। यस यस यस, एवरीवन इज राइट। तो एक जो है वो आपका एल आइसोल्यूसिन होगा, एक होगा आपका डी आइसोल्यूसिन। दो तो ये हो गई कन्फिग्रेशंस। दो क्या हो गई? एक एल एलो आइसोल्यूसिन है और एक डी एलो आइसोल्यूसिन है। तो ऐसे करके चार इसको स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, जिनमें से दो एल एन डी आइसोमर आइसोल्यूसिन है और दो क्या है? एल एन डी एलो आइसोल्यूसिन। ओके गाइस, समझ में आए चारों नाम कैसे रखे गए हैं? अब इनमें से एल और डी जो हैं आइसोमर्स, वो तो लाइट को एक लेफ्ट की तरफ डिविएट करेगा, एक राइट की तरफ डिविएट करेगा। यस, एलो का क्या फंडा है? अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ध्यान से तो ये देखो, ये आपको पता ही होगा, ये टूवर्ड्स द प्लेन होता है। टूवर्ड्स द प्लेन मतलब अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो ये अपनी तरफ निकल रहा है बाहर, और ये जो CH3 ये पीछे की तरफ जा रहा है। यस, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, मतलब एक पीछे रहेगा और एक बाहर आगे रहेगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही, ये प्लेन से ऊपर जा रहा है और ये प्लेन से बाहर निकल रहा है, इनमें सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ रहे हो? ये इमेजिन कर पा रहे हो 3D में? तो इसलिए उसको एलो आइसोल्यूसिन बोल देते हैं अपन, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। ओके ओके, अब एक और क्वेश्चन है मेरा कि एल ल्यूसिन एंड एल एलो ल्यूसिन, क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की? एल ल्यूसिन एंड एल एलो ल्यूसिन दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की? मनुष्य कह रही है नहीं, और कोई? यस गाइस, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। वाई एन मतलब यस या नो? ओके, अपूर्वा, ओके अमजद इज सेइंग डाइस्टियोमर। यस, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, वो दोनों डाइस्टियोमर्स हैं, मतलब नॉन मिरर इमेजेस हैं। यस, दैट इज़ राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, एल और डी। और एल एलो एंड एल डी एलो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो इसका मतलब ये तो एनांशियोमर्स हैं, बट
ये आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन है कि एल ल्यूसीन एंड एल एलोल्यूसीन दोनों लाइट के सामने सेम तरीके से बिहेव करेंगे। एल ल्यूसीन एंड एल एलोल्यूसीन लाइट की तरफ सेम बिहेव करेंगे। अश्लेषा इज सेइंग यस, मनोशी इज सेइंग नो, रक्षा इज सेइंग यस आई थिंक सो। नो, वो दोनों लाइट एक तरफ बिहेव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। अच्छा, इसको ऐसे समझो, एल आपने बोला ठीक है वो लेफ्ट की तरफ लाइट को रोटेट करेगा, पर आप पूरा उसका अरेंजमेंट ही बदल रहे हो। उसका अरेंजमेंट ही आपने पूरा बदल दिया। एलो बोल के आपने उसका पूरा अरेंजमेंट बदल दिया है। जबकि एल आइसोल्यूसिन जो है इसका अरेंजमेंट अलग है और एल एलो का अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों लाइट को अलग अलग तरह से उसके रिगार्डिंग बिहेव करेंगे। यस अश्लेषा, ये क्लियर हुआ? स्पेशियल अरेंजमेंट ही उनका डिफरेंट है। यस, अरेंजमेंट अलग होने की वजह से वो लाइट को भी सेम तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। इसलिए एल आइसोल्यूसिन और एल एलोल्यूसिन दोनों अलग अलग तरीके से लाइट की तरफ बिहेव करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस सीएसआई में आ सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कभी आए नहीं है इसलिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ओके, कभी पूछे नहीं है इसलिए मान के चलो आ सकते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट निकलते हैं 90-180 डिग्री का। ये मतलब है सरन कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर जब आप ऐसे सॉलिड लाइन से डिनोट करते हो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो NH2 आपकी तरफ निकला हुआ है बाहर। ओके, एंड CH3 जो है वो डॉटेड लाइन से डिनोटेड है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। बाकी सब स्ट्रेट लाइन में, बट CH3 पीछे जा रहा है एंड NH2 अपनी तरफ आ रहा है, यस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। पर अगर सेम चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे तो एक टूवर्ड्स द प्लेन आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड टूवर्ड्स द प्लेन है। इसका मतलब वो आपकी स्क्रीन से ऊपर जाएगा और ये जो है ये अपनी तरफ आएगा। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो वो 90 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, एक उधर की साइड है एक इधर की साइड है, इसलिए ये 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ओके सरन, ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये सब था आपके इसके अंदर। अब अपन जो अगला टॉपिक है वो है पेप्टाइड चेन के अंदर, जो कल सरन का क्वेश्चन था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्जेस को। यस, तो सबसे पहली चीज़ कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अपन इसके हिसाब से चलेंगे। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ फिर अगला आपको करना है। तो मैं PH3 पे मैं आपको बताऊँगा कि चार्ज कितना कैसे कैलकुलेट करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है 5.5 का। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, पहले मैं कर दूँ फिर आप कर लेना आराम से। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे इन्होंने एक चेन दे रखी है, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, सीरीन, देन टाइरोसिन, देन ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। तो सबसे पहले तो अपन को ये चीज़ देखनी है कि इनमें से कौन कौन से अमीनो एसिड्स की pKa वैल्यू होती हैं साइड ग्रुप की। साइड ग्रुप में कौन से आयनाइजेबल आयन्स हैं जिनकी pKa वैल्यू होती है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है अमीनो एसिड्स को। तो सबसे पहले मैं ग्लूटामेट से स्टार्ट करता हूँ। क्या इसका pKa वैल्यू होती है? यस, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट सर। अगर इनकी pKa वैल्यू होती है तो कितनी होती है? ग्लूटामेट की कितनी होती है? 4.2। ओके, हिस्टिडीन की होती है? होती है तो कितनी होती है? हिस्टिडीन की होती है 6। ट्रिप्टोफैन की होती है? अगर होती है तो कितनी होती है? मनुषी, ट्रिप्टोफैन की बात कर रहा हूँ मैं। शुभजीत, अरे अपना दिन 100% जो कंसंट्रेशन है वो स्क्रीन पे रखो। ओके, तो ट्रिप्टोफैन का नहीं होता है। सीरीन का कितना होता है? नहीं होता है इसका भी।
टायरोसिन का कितना होता है? 10 होता है टायरोसिन का। ग्लाइसिन का कितना होता है? नहीं होता है। ल्यूसीन का नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक हो गया ये। आर्जिनिन का यस 12.5 ओके। प्रोलीन का नहीं होता है, ग्लाइसिन का नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कोई भी अमीनो एसिड बनता है, आई मीन जो पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है ओके। बट जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं, आर ग्रुप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तब क्या चीज़ रिलीज़ होगी यहाँ से, इन दोनों में से कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में? वो है आपका एक OH और एक इसका हाइड्रोजन। तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। यस, अब इनके अंदर क्या बन जाएगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड CONH का पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और इधर कार्बन NH3+ और इधर रहेगा COOH। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो पूरा बॉन्ड बना डाइपेप्टाइड जो है, इसमें कितनी pKa वैल्यूज़ होंगी? इस डाइपेप्टाइड में कितनी pKa वैल्यूज़ होंगी? 0 1 2 3 कितनी होंगी? ओके, योगिता इज सेइंग 2, मनुष्य इज सेइंग 2। सभी को क्लियर हो रहा है ये? कितनी होंगी इसमें? सिर्फ 2 होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? यस गाइस, कौन कौन सी होंगी? यस, NH3 एंड COH की होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो सेम चीज़ अब इस पेप्टाइड चेन में बताओ मेरे को, अपन ने क्या मिस किया? इस पेप्टाइड चेन में भी वही चीज़ करनी है अपन को। यहाँ पे NH3+ होगा और यहाँ पे COOH भी होगा। तो इनकी pKa वैल्यूज़ क्या हैं? 9.6 एंड 2.3। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कोई भी पेप्टाइड के चार्ज कैलकुलेशन के अंदर करनी है, वो ये चीज़ करनी है। अब ठीक है, अब मैं बेसिक पे नहीं जाऊँगा, अब मैं सीधा यहाँ पे लिखूँगा pH3। अब आपको ओवरऑल चार्ज बताना है। तो pH3 पे ये कितने चार्ज में रहेगा? इसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? यस गाइस, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नेगेटिव? मनुष्य कह रही नेगेटिव। अच्छा, सिर्फ NH3+ की बात कर रहा हूँ मैं। इसका 3 pH पे कितना चार्ज रहेगा? क्या ये प्रोटोनेटेड रहेगा या ये डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा? तो सभी कह रहे हैं +1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +1। ये समझ में आया इतना? अब इसकी बात आते हैं ग्लूटामेट पे आते हैं। तो ग्लूटामेट जो है, इसमें कौन सा आर ग्रुप में आयनाइजेबल ग्रुप कौन सा होता है? COOH। यस, तो ये 3 pH पे क्या चार्ज रहेगा इस पे? यस गाइस, शुभजीत सिंह 0। और कोई? आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, pKa वर्सेस pH। प्रिया इज ऑल्सो सेइंग 0। यस, तो यहाँ पे 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी pKa वैल्यू नहीं आई है, इसलिए ये COOH में ही रहेगा, और COH का ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। ओके। अब सेम चीज़ हिस्टिडीन पे। हिस्टिडीन में ग्रुप कौन सा होता है आयनाइजेबल? आयनाइजेबल ग्रुप कौन सा होगा हिस्टिडीन में? NH रहेगा। ओके, तो ये प्रोटोनेटेड रहेगा या डीप्रोटोनेटेड रहेगा? प्रोटोनेटेड रहेगा या डीप्रोटोनेटेड रहेगा pH 3 पे? मनोशी, प्रोटोनेटेड रहेगा ना, क्योंकि कम pH है तो प्रोटोनेशन ज़्यादा रहेगा। तो इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सी है हिस्टिडीन की? NH की। यस, प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सी है? NH ही है।
नहीं, NH प्लस होती है। NH उसकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, NH प्लस जो है उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो इस पर एक +1 का चार्ज रहेगा, ध्यान रहे ये चीज़ का, इसीलिए मैं ये पहला वाला खुद करवा रहा हूँ। ट्रिप्टोफैन पे कुछ नहीं होगा, सीरीन पे कुछ नहीं होगा। टायरोसिन पे क्या रहेगा चार्ज, इसका ग्रुप कौन सा आयनाइजेबल, OH। इस पे चार्ज कितना रहेगा, यस गाइस, इस पे चार्ज कितना रहेगा, 0, दैट इज़ राइट। ग्लाइसिन पे कुछ नहीं है, ल्यूसिन पे कुछ नहीं है। आर्जिनिन पे व्हाट इज़ द आयनाइजेबल ग्रुप, आयनाइजेबल ग्रुप कौन सा है, NH3+, NH2+, NH+, कौन सा है, यस +1 रहेगा, मान लिया। आयनाइजेबल ग्रुप कौन सा है इसका, NH2+, यस शुभजीत, दैट इज़ राइट, NH2+, यस अपूर्वा, NH2+। ये भूल गए, LAH मैंने बताया था, इसका NH3+ रहेगा, इसका NH2+ रहेगा, और इसका NH रहेगा। इसीलिए हिस्टिडीन जब प्रोटोनेट फॉर्म में आता है तो वो NH+ में रहता है। ओके, 1 प्रोटोन, 2 प्रोटोन्स, 3 प्रोटोन्स। ओके, प्रोलीन का कुछ नहीं होता, ग्लाइसिन का कुछ नहीं होता है। और इसके साथ क्या होगा, इसका चार्ज कितना रहेगा, ज़ीरो कौन कह रहा है, अश्लेषा, बी केयरफुल, थिंक अगेन, नाउ टेल मी क्या रहेगा इसका चार्ज, COOH, 2.3 pK है इसकी, और अपन 3 pH पे चले गए हैं, तो इसका क्या रहेगा, -1। अब पूरा कैलकुलेट करो, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या चीज़ मिस कर दी अपन ने, तो यहाँ पे आपके हिसाब से तो ज़ीरो आना चाहिए, पर ये ज़ीरो आंसर गलत है, क्योंकि 3 के ऊपर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा और कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो कौन बताएगा क्या चीज़ मिस कर दी, अच्छा 2 प्लस कैंसिल कर दी, ओके ओके ओके, यस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बट ये दोनों प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, +2। तो आपके pH 3 के ऊपर इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो नेट चार्ज है वो आएगा +2। ये सभी को समझ में आया कैसे आया, अपन ने बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स दिए हैं इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि pH 5.5 पे नेट चार्ज कितना आएगा, फटाफट निकालो सारे। अच्छा एक बार समरी बता दूं मैं, ओके। तो समरी ये है कि जब pH 3 की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको pH और pK वैल्यूज़ देखनी है। तो सबसे पहले आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरी pH की वैल्यू ज़्यादा है pK से तो मेरा नेट चार्ज कितना रहेगा, pH की वैल्यू अगर ज़्यादा है pK से तो मेरा नेट चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ओके मनोशी इज सेइंग पॉजिटिव, यस गाइस, कैलकुलेशन में लग गए सारे, ओके ओके। आप अच्छा आप आंसर बता रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, जो कैलकुलेट कर रहे हो कैलकुलेट करो। आशा इज सेइंग नेगेटिव, यस सरन, समझ नहीं आया ये pH 3 वाला कंसेप्ट, नहीं आया, ओके।
तो सर सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन लिखनी है, ओके। देन उन पे अमीन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप लगाने हैं एंड्स के ऊपर, एंड देन आपको जो भी पीएच गिवन है क्वेश्चन में वो लिखना है, और आपको हर वैल्यू याद होनी, क्योंकि आपको पीके सारी याद है ऑलमोस्ट, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको pH 3 पे आना है, तो आपको अमीन ग्रुप देखना है। अमीन ग्रुप आप देख रहे हो इसका 9.6 है पीके वैल्यू, दैट मीन्स 9.6 pH आएगा तभी ये डीप्रोटोनेटेड होगा, पर अभी ये फुली प्रोटोनेटेड स्टेट में रहेगा, और जो कि है NH3+ में, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, तो pH 3 पे भी इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूटामेट पे। अब ग्लूटामेट क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है इनके बीच में, तो जो भी आपके कार्बोक्सिल और अमाइड ग्रुप हैं अब वो नहीं मिलेंगे आपको बीच चेन में, कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ क्या रहेगा बीच चेन में, ओनली आर ग्रुप्स। जो भी आर ग्रुप के आयोनाइजेबल आयन्स हैं जिनकी पीके वैल्यूज़ होती हैं, सिर्फ वही अब पार्टिसिपेट करेंगे चार्ज कैलकुलेशंस में। बाकी कहाँ चले गए, सब पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में वाटर हाइड्रोलिसिस होके एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए वो अब पीएच के साथ में कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अब सिर्फ कौन करेंगे, सिर्फ आयोनाइजेबल ग्रुप्स करेंगे। तो आयोनाइजेबल ग्रुप ग्लूटामेट का COH होता है। अब COH कब होता है, जब वो हाईली प्रोटोनेटेड स्टेट में होता है। अगर आप उसको डीप्रोटोनेट कर दोगे तो CO नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए pH अपन 3 पे बात कर रहे हैं और इसका pK वैल्यू है 4.2, दैट मीन्स 4.2 के बाद में ये CO नेगेटिव होगा। ये मैंने कल भी समझाया था और अभी भी बता रहा हूँ कि उस pK वैल्यू को अचीव करने के बाद में वो डीप्रोटोनेटेड होगा। उससे पहले pH में तो उसके पास में हाइड्रोनियम आयंस हैं, इसलिए वो प्रोटोनेटेड रहेगा। तो pH की वैल्यू जैसे ही pK से ज़्यादा जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगा चार्ज ओवरऑल। अब यहाँ पे pK कम है, आई मीन pH की वैल्यू कम है pK से, तो या तो उसका नेट चार्ज 0 रहेगा जैसे इस केस में है, या फिर पॉजिटिव रहेगा जैसे NH3 के केस में है। अब सेम चीज़ हिस्टिडीन का pK 6 है तो अपन ने +1 बता दिया उसको, क्योंकि इसमें जो NH होता है हिस्टिडीन के ऊपर वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में +1 में रहता है। सेम चीज़ टायरोसिन में OH होता है, तो आप देख रहे हो जहाँ पे भी OH है वो सब क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म में, जबकि जो भी अमीन है वो सब +1 फॉर्म में रहेंगे, ओके, आर्जिनिन का। तो ऐसे आप सबके निकाल लोगे और फिर सबको लास्ट में ऐड कर दोगे, तो pH 3 पे इसका ओवरऑल जो चार्ज है वो +2 आएगा। अब pH 5.5 पे सब ने कैलकुलेट किया और सबका आंसर आ रहा है +1। तो देखो मैं बता दूं pH 5.5 पे इसका रहेगा +1 अमीन ग्रुप का, यस। ग्लूटामेट का रहेगा -1 क्योंकि अभी ये इसका जा चुका है प्रोटॉन, अब ये -1 आ जाएगा, CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसका भी +1 रहेगा क्योंकि अभी 6 नहीं आया है, 5.5 पे ही है वो, 6 नहीं आया है। देन टायरोसिन का 0 रहेगा क्योंकि 10 नहीं आया अभी तक। टायरोसिन के बाद में है आर्जिनिन, तो आर्जिनिन का भी यहाँ पे +1 रहेगा क्योंकि 12.5 बहुत बड़ी वैल्यू है, अभी तक नहीं आएगी। एंड देन CO नेगेटिव जो कि -1 हो चुका है, 2.3 पे ही हो जाता है वो, इसलिए नेट चार्ज जो है वो आएगा आपका +1। अब pH 8 पे कैलकुलेट करो गाइस, pH 8 पे pH 8 पे 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि ये रहेगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 क्योंकि 6 भी चला गया है तो ये डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। अब उसके बाद में आर्जिनिन भी +1 ही रहेगा अभी तक, और CO नेगेटिव -1, तो +1 -1 तो ये हो गया, और +1 -1 ये हो गया, नेट चार्ज जो है 0 आ गया। यस सरन, समझ में आया ये। और pH 11 पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा -2, दैट इज़ राइट, -2 आएगा। सभी को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट गाइस? जो जो क्लास में है एक बार सब रिस्पॉन्ड करो। सभी को? यस सरन, यू ऑल्सो? अच्छा फर्स्ट टाइम आया है, ओके। तो इसीलिए मैंने कहा था बेसिक्स को रिवाइज करके आया करो क्लास में, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर रहे। 8 में 0, 11 में -2, यस 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 मनोशी, दैट इज़ राइट। यस विद मोर प्रैक्टिस इट विल बी क्लियर। आप घर पे टाइम इतना पूरा दिन मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोई नहीं करता है, फिर यहाँ पे आके सबके जब आंसर गलत आते हैं
तो फिर आप भागते हो इधर उधर कि क्या हो गया। क्लास में बने रहोगे तो मज़ा आएगा आपको। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप ज़रूर करना एक और बार। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एस्टिमेट द पीआई वैल्यू ऑफ दिस पेप्टाइड। तो अब आपको पीआई निकालना है, पूरे पेप्टाइड का पीआई निकालना है। तो इस पर ज़रा सा ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पीआई का फॉर्मूला क्या था, मैंने कल बताया था, एक छोटा सा फॉर्मूला था। यस गाइस, क्या फॉर्मूला था वो? PK1 + PK2 डिवाइडेड बाई 2। यस, ओके। अब मैंने वहाँ पे बताया था कि PK1 वैल्यू कौन सी होती है और PK2 कौन सी होती है गाइस। PK1 और PK2 वैल्यू कौन कौन सी होती है? ज्विटर आयन के आजू बाजू वाली। यस दैट इज़ राइट। जहाँ पे ज्विटर आयन है, मतलब जहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो है, उसके एक ऊपर वाली वैल्यू और एक नीचे वाली वैल्यू। किसकी वैल्यू? उसके ऊपर नीचे वाली कौन सी वैल्यूज़ होती हैं वो? साइड चेन की वैल्यूज़, या साइड चेन में भी कुछ होता है। तो अपन जब ज्विटर आयन बनता है, जब अपन पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, ऐसा पीएच होता है जहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड है वो ज़ीरो चार्ज पे रहे। ओके, नेट चार्ज ज़ीरो रहे। अब यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन करी है कि pH 8 के ऊपर आपका पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो, उसमें नेट चार्ज ज़ीरो है। ओके, तो ये आपका हो गया ज्विटर आयन वाला जो फॉर्म, अपन जो एक अमीनो एसिड में ज्विटर आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे pH 8 पे वो चीज़ ज़ीरो आ रही है, मतलब नेट चार्ज आपका ज़ीरो आ रहा है। तो अब इसको रेफरेंस में लेके आपको pH लेनी है कौन सी, साइड ग्रुप्स की, pKa वैल्यू जो कि 8 से 1 कम हो और 8 से 1 ज़्यादा हो। pKa वैल्यू जो pH 8 से 1 कम हो और pH 8 से 1 ज़्यादा हो, कौन सी हैं वो? इस पूरी चेन में जो भी pKa वैल्यूज़ हैं वो एक 8 से ज़्यादा और एक 8 से कम कौन सी है? यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी pKa वैल्यूज़। ओके, 6 एंड 9.6। योगिता 9.6 भी तो है। 8 से जस्ट बड़ा 9.6 है और 8 से जस्ट छोटा 6 है। तो यहाँ पे जो नेट पीआई आएगा वो आएगा आपका 9.6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड योर आंसर विल बी 7.8। ये समझ में आया सभी को कैसे निकला है 7.8? यस सरन। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको ऐसे चेन दी हुई है तो सबसे पहले आपको वो पीएच निकालना है जहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो हो। उस पीएच के आज एक कम, आई मीन उस पीएच के उस पूरी चेन में पीके वैल्यूज़ को आपको देखना है, जो उस पीएच जहाँ पे ज़ीरो आया है आंसर, उससे एक कम और एक ज़्यादा, आई मीन उससे एक छोटी और एक उससे बड़ी आपको लेके और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है। इफ़ pH 8 इज़ नॉट गिवन हाउ वी कैन अज्यूम। नहीं pH 8 गिवन नहीं था सर, आपको कैलकुलेट करना है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता डिटरमाइन द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल एट pH 3 एंड देन सीधा क्वेश्चन एस्टिमेट द पीआई, तो फिर आपको pH 3 पे क्योंकि -2 है तो आपको एस्टिमेट बिठाना पड़ता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता। pH 8 pH 5 पे आप करके देखो, pH 6 पे करके देखो, 7 पे करके देखो, 8 पे करके देखो, जिस पे ज़ीरो। क्योंकि अगर आप ब्रिलियंट हैं, एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप ब्रिलियंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप में दिमाग बहुत अच्छा है, या फिर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, आप क्लास में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो और आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप सीधा बता सकते हो कि पीएच अगर कम होगी पीके से, आप अगर एक कैलकुलेशन करोगे pH 3 की, तो pH 3 में आपको आपको क्या आंसर मिला, +2। तो दैट मीन्स अब वैल्यूज़ क्या होंगी मेरी, नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। जैसे जैसे मैं pH बढ़ाता जाऊँगा मेरी ओवरऑल जो चार्ज है वो नेगेटिव में ही आएगा, ये फिक्स है। जैसे जैसे pH कम करूँगा पॉजिटिव में जाएगा, ज़्यादा करूँगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो मेरे को एस्टिमेट बिठाना है कि 3 के बाद मैं कितनी वैल्यू लूँ। अगर मैं होता आपकी जगह एग्ज़ाम में तो मैं सीधा 6 लेता 3 के बाद में और 6 पे कैलकुलेट करता, तो 6 पे भी मैं, मेरा आंसर पॉजिटिव में आता।
फिर मैं 8 पे जाता तो मेरा 8 पे आंसर 0 आ जाता, और 0 आते ही मेरे को पता लग जाता है कि हाँ अब ये पी आई वैल्यू है इसकी। ओके, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आज तक आया नहीं है चार्ज कैलकुलेशन का, बट अब आप कर सकते हैं। यस गाइस, अब पी आई वैल्यू अगर पेप्टाइड की निकालनी है तो आप कर सकते। एक और बार इसको ध्यान से देखना, दोबारा रूम घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। ओके गाइस, ओके, तो ये था आपका अमीनो एसिड का पूरा कंसेप्ट। अब अपन चलते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया है, रामाचंद्रन प्लॉट शुरू हो रहा है, तो उसका पहले बेसिक देख लेते हैं। करते करते रामाचंद्रन प्लॉट आज ख़त्म करना ही है अपन को किसी भी हालत में। ओके, तो आगे चलते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्रोटीन है, मान लो कुछ भी आप खा रहे हो तो वो कैसा है, दिखने में कैसा है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर एक 3D अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड की चेन का। अमीनो एसिड की चेन क्यों? क्योंकि मोनोमर होती है अमीनो एसिड्स और उनसे क्या बनता है, प्रोटीन। ओके, ए सिंगल अमीनो एसिड मोनोमर में ऑल्सो भी कॉल्ड एज ए रेसिड्यू। रेसिड्यू कब बोलते हैं गाइस? इंडिकेटिंग ए रिपीटेड यूनिट ऑफ पॉलीमर। तो एक रेसिड्यू जब बोलते हैं, एक रेसिड्यू, मान लो अमीनो एसिड बहुत सारे हैं तो वो एक प्रोटीन बना लेंगे। यस, अब ये जो प्रोटीन की चेन है इसमें मैं इनको अमीनो एसिड के रेसिड्यू बोलूँगा। तो वो रेसिड्यू क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि इनमें, यस दैट इज़ राइट, इनमें वाटर रिमूव हो जाता है। तो किसी भी चीज़ से आप पानी निकाल दोगे तो वो रेसिड्यू बन जाता है। प्रोटीन फॉर्म बाय अमीनो एसिड्स अंडरगोइंग कंडेंसेशन रिएक्शन, अपन ने देखा था। बाय कन्वेंशन ए चेन अंडर 30 अमीनो एसिड इज ऑफन आइडेंटिफाइज अ पेप्टाइड रेदर देन अ प्रोटीन। तो 30 से कम अमीनो एसिड की भी चेन जो होती है उसको भी अपन पेप्टाइड बोल सकते हैं। तो पेप्टाइड, अच्छा, अगर 3 अमीनो एसिड्स हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है, तो क्या ये एक, इसको एक प्रोटीन बोल सकते हैं गाइस? क्या इसको एक प्रोटीन बोल सकते हैं? नहीं, इसको क्या बोलेंगे अगर प्रोटीन नहीं बोल सकते तो? अगर प्रोटीन, ट्राईपेप्टाइड, यस, इनको पेप्टाइड बोल सकते हैं। ओके, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रा, ऑलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो आप पेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस समझना। 30 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होंगे तो उनको प्रोटीन बोल सकते हैं, 30 से कम होंगे तो अपन उनको पेप्टाइड ही बोलेंगे। टू बी एबल टू परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस, प्रोटीन्स फोल्ड इनटू वन और मोर स्पेशल अरेंजमेंट्स driven by a number of non-covalent interactions such as hydrogen bonding, ionic, van der Waal and hydrophobic। तो मोस्टली जो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, जब जब वो फोल्ड होते हैं तब उनके अंदर मोस्टली वीक इंट्रैक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस नहीं होंगे गाइस। क्या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होते सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में? होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। मनुष्य कह रही है नहीं। कौन से होते हैं? अगर उसमें, ओके, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इस डाइसल्फाइड, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में? सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यस गाइस, कोवेलेंट होता है वो। यस, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, वो तो बैकबोन हो गई ना उसकी, उनको आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर से निकाल दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड, जो बैकबोन है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनी हुई है। जो आर ग्रुप्स हैं, जो कि, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, उन्होंने एक टर्न लिया, ऐसे बना गया, फिर उन्होंने एक और टर्न लिया, फिर ऐसे घूम गए, फिर एक और टर्न लिया, ऐसे बन गए। तो ये क्या, लोकल अरेंजमेंट होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो यहाँ होती है इनके बीच में। तो बैकबोन तो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनी हुई है, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आए। ओके, तो लोकल अरेंजमेंट हो गया, मतलब
चेन जो है वो उसने कुछ टर्न्स लिए हैं, उसमें कुछ फोल्डिंग हो गई है, इसलिए वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, CONH बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के रिमूवल से यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो CONH आप देख रहे हो, अगर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो आप क्या क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं इसमें, कौन बताएगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो? अपन ने बेसिक्स सारे पढ़ लिए, उन सबको आप दिमाग में बिठा के इम्प्लीमेंट करके बताओ कि ये चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। यस गाइस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्लीमेंट करो। टेल मी आप क्या क्या देख रहे हैं? C और N देख रहे हैं आप, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ओके, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी हैं, और HN का बॉन्ड, अच्छा NH बॉन्ड, ओके, एक तो NH बॉन्ड हो गया, ओके। CONH रिपीटिंग, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो? फिनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी CN का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके। सिस फॉर्म है ये, ओके, अवधेश सिंह, ये सिस फॉर्म है। रेजोनेंस, ओके, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो C और N और C और O के बीच में शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए ये रेजोनेंस कर सकता है। दैट इज़ राइट, रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके, हाँ, रेजोनेंस को ही अपन क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो आप इसको डबल बॉन्ड नहीं बोलोगे क्योंकि ये कभी इधर चला जाएगा कभी इधर, तो इसको अपन पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसी की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। यस, एनीथिंग एल्स गाइस? यस अवधेश, दिस इज नॉट अ सिस फॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म। इस CO नीचे है, NH ऊपर है, इसलिए ट्रांसफॉर्म है। क्या ये पोलर है? पेप्टाइड बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर? यस गाइस, इज इट पोलर और नॉन पोलर? पोलर है। कैसे पता लगा पोलर है? देखा है पानी में घोल के प्रोटीन को? यस, मैं गिव मी दी रीज़न या फिर गिव मी दी एग्जैक्ट आइडिया। इस पिक्चर में देख के बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये पोलर है या नहीं है, कौन बता सकता है मेरे को? H और O, दैट इज़ राइट। H जो है पॉजिटिव है, O नेगेटिव है। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव विल फॉर्म अ पोलर बॉन्ड। यस, दैट इज़ राइट अश्लेषा। ओके, डबल बॉन्ड हो गया, पोलर हो गया। ओके, डबल बॉन्ड से एक और चीज़ आप नोटिस करोगे जो अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ी थी। क्या क्या चीज़ें याद है स्टीरियो केमिस्ट्री से? डबल बॉन्ड स्टैगर्ड है ये, ओके, अपन कह सकते हैं स्टैगर्ड है। यस, यस मनोशी, स्टैगर्ड है ये। सिग्मा पाई, ओके, सिग्मा पाई भी हो गया। ओके, वहाँ पे अगर आपको डायग्राम याद हो तो ऐसे एक कांच बना हुआ था उस पर, किसी को याद हो तो दैट मीन्स डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन का क्या होता है? ज़्यादा होता है या कम होता है? फ्रीडम ऑफ रोटेशन कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है, अपन ये कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। सिर्फ कौन मूव कर सकता है? X एंड Y एंड A एंड B। वो भी कैसे मूव कर सकते हैं? जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। यस, सिस एंड ट्रांस के अंदर। यस, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 180 डिग्री पे अलाइंड है। ऐसे 180 डिग्री है ये। अगर ये 90 डिग्री पे अलाइन होते ऐसे तो फिर ये ट्रांस होता। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि एक तो प्लेनर है, पोलर है, ट्रांस कन्फिग्रेशन में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर।
ओके, तो कोई भी अमीनो एसिड होता है उसकी एक जो पेप्टाइड चेन होती है उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देन टर्चरी एंड देन क्वाटनरी। तो ये सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे। यस मनोशी, एनर्जी देना पड़ेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तब पानी रिलीज होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये एक एंड्रोगोनिक रिएक्शन है। तो एंड्रोगोनिक अगर रिएक्शंस हैं तो स्पॉन्टेनियस हुआ या नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया? ओके आशा, ट्रांस एक्सप्लेन करूँ? ओके आशा, आई विल गेट टू दैट पॉइंट। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ट्रांस भी आ जाएगा। ओके, ट्रांस का अलग कंसेप्ट है, पूरा अच्छे से पता बताऊंगा मैं। ओके, सो यू आर सेइंग दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो एंड्रोगोनिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो उनका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यस, पॉजिटिव होगा। तो एनर्जी इनको चाहिए या इनको इनसे रिलीज होती है? चाहिए इनको। यस, एनर्जी शुड बी गिवन। तो जब आप एनर्जी दोगे तब +21 किलो जूल जब आप एनर्जी दोगे तब एक एंड्रोगोनिक रिएक्शन होगी और उसी से क्या बनेगा आपका CONH बॉन्ड बनेगा। ओके, जो कि ट्रांस के अंदर है। तो ऑलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं तो ऑलिगोपेप्टाइड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आपने देख ही लिया कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, आप इसको प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो साइड ग्रुप्स हैं, ओके, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड को मैं ऐसे मार्क कर दूंगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये एक प्लेनर है, बाकी सब जो है वो बाहर या आगे पीछे निकल सकते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, अपन ने देख लिया कि जो आपका C डबल बॉन्ड वो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है CN के पास में। ट्रांस कन्फिग्रेशन है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ट्रांस, ये आपकी ट्रांस कन्फिग्रेशन है। हाइड्रोजन का मान लो कि इलेक्ट्रॉन रेडियस ऐसा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेडियस मान लो ऐसा है। तो जब ये ट्रांस फॉर्म में है तब इनमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। पर मान लो मैं इसको अगर सिस में कर दूँ, H में यहाँ लिख दूँ, तो अब क्या होगा, इन दोनों की जो वैंडरवाल रेडियस है, याद है आपको वो कंसेप्ट, वैंडरवाल रेडियस जो है उनके अंदर स्टेबिलिटी के अंदर दिक्कत करेगा वो। ये रिपेल करेंगे, कभी रिपेल करेंगे कभी अट्रैक्ट करेंगे। तो सिस जो फॉर्म है वो इसकी स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये ट्राई करेगा कि ये ट्रांस में ही रहे। यस, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। ओके, अगर डाइपोल से मेरे को एक और चीज़ याद आई, तो क्या एक पेप्टाइड बॉन्ड डाइपोल है? क्या पेप्टाइड बॉन्ड डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है? यस, अमजद इज सेइंग यस। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव दोनों हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि दिमाग लगा के करना उस क्वेश्चन को। दोनों पोल होते हैं उसमें, यस दैट इज़ राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए उसको अपन बोल सकते हैं। ओके, तो ये ट्रांस कन्फिगरेशन और सिस कन्फिगरेशन, यस आशा आपको समझ में आया अब कि ट्रांस और सिस में क्या होता है? ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्लेनर मैंने बताया, तो यहाँ पे ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आप देख रहे हो एक प्लेन के अंदर है। अब इसके पास में जैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसमें, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है इसलिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाता है, तो ये मूव नहीं कर सकता। तो मूव कौन कर सकता है? आपका प्रीसीडिंग कार्बन, ये जो कार्बन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, इसका अमाइड ग्रुप, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब मूवमेंट सिर्फ अल्फा कार्बन कर सकता है, बट पूरा पेप्टाइड बॉन्ड मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो प्लेनर है। ओके, तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं अल्फा को रोटेट करना है मेरे को, तो मैं कितना रोटेट कर सकता हूँ उसको एंगल वाइज? अगर थ्योरेटिकली बात करूँ तो मैं उसको कितना रोटेट कर सकता हूँ? मान लो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो मैं उसको कितना रोटेट कर सकता हूँ? 180 डिग्री। यस, 180 डिग्री कर सकता हूँ। -180 2 +
180 कितना भी कर सकता हूँ मैं उसको। यस। तो आप सब ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो आपको पता होगा कि जब एक घुमाव आता है, मतलब ऐसे घूमती है जब रेलवे ट्रैक, तब कभी देखा है खुद के डब्बे से मुंह बाहर निकाल के पीछे वाली ट्रेन कहाँ चली गई? कभी देखा है उसको? नहीं देखा। ओके, ये तो बहुत मज़ा आता है इसमें सभी को, कि जब ट्रेन घूमती है तो पीछे ज़रूर देखते हैं कि ट्रेन कैसी दिख रही है, या अगर आगे मुड़ रही है तो आगे ज़रूर देखते हैं कि ट्रेन कैसी दिख रही है। ओके, सेम कंसेप्ट आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स में होता है। जो आपकी बोगी होती है वो हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, तो एक बोगी दूसरी बोगी और बीच में है आपका कार्बन अल्फा जिसने उसको जोड़ रखा है। तो जब ट्रेन मुड़ेगी तब क्या बोगी पूरा टर्न, बोगी भी ऐसी हो जाएगी घूम के? यस, बोगी ऐसे नहीं घूमती है। बोगी खुद नहीं घूमती है, बोगी वैसी की वैसी रहती है। क्या घूमता है, उनके बीच के अंदर जो यहाँ पे अटैचमेंट होता है उसके अंदर टर्न्स आते हैं, और वो अटैचमेंट क्या होता है? कार्बन अल्फा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं करेगा, अगर कुछ रोटेट करेगा तो आपका कार्बन अल्फा करेगा। अब कार्बन अल्फा भी जो होता है वो दो चीज़ों से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन अल्फा है तो ये है आपका CONH। तो एक एंगल हो गया C अल्फा और N का, और एक क्या हो गया C अल्फा एंड C का। तो ये जो एंगल होता है C अल्फा C या फिर CC बॉन्ड, उसको अपन साई बॉन्ड कहते हैं। और जो C अल्फा और N का बॉन्ड है इसको अपन फाई बॉन्ड कहते हैं, PHI, फाई बॉन्ड। और एक और बॉन्ड होता है जो कि होता है C और N के बीच में, इसको ओमेगा बॉन्ड कहते हैं। तो तीन एंगल्स हैं और इन सब एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रल एंगल्स। तो क्वेश्चन कई बार आता है उसमें डाईहाइड्रल एंगल ही लिखते हैं वो, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस। डाईहाइड्रल एंगल को अपन टॉर्शन एंगल्स भी कहते हैं। जो यहाँ पे दे रखे बैकबोन टॉर्शन एंगल्स, तो कौन कौन से होते हैं? फाई, साई एंड ओमेगा। ओमेगा एंगल जो होता है वो नॉर्मली या तो सिस फॉर्म में 0 में रहता है या फिर ट्रांस फॉर्म में 180 में रहता है। तब आप मेरे को बताओ ओमेगा एंगल नॉर्मली अमीनो एसिड में 0 पे रहेगा या 180 पे रहेगा? यस, एंड इट शुड बी इन 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मोस्टली अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्म में स्टेबल रहते हैं, इसलिए ओमेगा भी 180 डिग्री पे ही रहेगा। तो समझ में आया? साई बॉन्ड, फाई बॉन्ड एंड आपका ओमेगा बॉन्ड, और ओमेगा बॉन्ड हमेशा 180 में रहता है जब वो ट्रांस में रहता है। ओके ओके, वन मोर थिंग, जो आपका ओके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के अंदर अपन ने देखा था कि एक प्रोलीन आता है। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको याद है सभी को? यस गाइस, प्रोलीन का स्ट्रक्चर याद है? किसको याद है? यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, और इधर एक CH2 था जो कि इससे अटैच्ड है, इसलिए ये क्या है? NH2 है। यस, ऐसे ही था। यस ओके, तो ये आपका एक प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। अब मान लो प्रोलीन के पास में यहाँ पे इसके जस्ट पीछे एक और अमीनो एसिड है और इसके साथ में पेप्टाइड बॉन्डिंग करना चाहता है। तो COOH है और CnH3+ एक नॉर्मल है। ये मान लो क्या है ये? विच अमीनो एसिड इज दिस? ग्लाइसिन है ये। वेरी गुड, एलेनिन है ये। ओके, अब ये आया, अब यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग क्या होगी? OH तो इसका जाएगा और H किसका जाएगा? इसका जाएगा। यस, तो अब यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी तब आपको क्या मिलेगा रिजल्टेंट? CON and then CH2 CH2 then CH2 and then
कार्बन विद हाइड्रोजन एंड COH एंड दिस इज अटैच्ड टू दिस। तो क्या चीज़ आपने नोटिस करी प्रोलीन के पेप्टाइड बॉन्ड में? यस गाइस, क्या चीज़ नोटिस करी आपने? इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें CON ही होता है, CONH नहीं होता है। ऐसा होगा या नहीं होगा? कितनी वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है वो, 3 बॉन्ड जरूरी होते हैं उसके लिए, तो 3 इसने बना लिए, एक इधर एक इधर और एक इधर, वैलेंसी पूरी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये याद रखना आपकी प्रोलीन जो होता है वो CON फॉर्म में रहता है और हमेशा ये ट्रांस फॉर्म के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लो कि यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, ये CH3 अलग हो गया, तो भी जो इसका हाइड्रोजन है वो इधर ही लगेगा, वो इधर नीचे नहीं लगेगा। तो हमेशा ये प्रिफर करता है कि ये ट्रांस फॉर्म में रहे। ओके, आप कह रहे हो ये सिस है या ट्रांस है? इसको मोस्टली ट्रांस में बोला जाता है। आई मीन वैसे तो 20% ही ट्रांस मिलता है आपको प्रोलीन, 80% सिस में मिलता है। तो मोस्टली जब यहाँ बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तब ये ट्रांस में होता है, तो वो 20% जो होता है वो बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से होता है। तो अपन इसको नॉर्मली बोला जाए तो एक प्रोलीन जो है, ये प्रोलीन मोस्टली सिस भी होता है और ट्रांस भी। अपन देखेंगे जब अपन पॉलीप्रोलीन पढ़ेंगे सेकेंडरी टर्चरी स्ट्रक्चर्स में, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि CON बॉन्डिंग होती है। ओके, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं अपन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अल्फ़ा बीटा गामा कौन से एंगल्स हैं, कहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडरगोनिक रिएक्शन है या एक्सरगोनिक है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कितनी एनर्जी होती है और डेल्टा G कैसा रहेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, वो सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो ये एक आपका सिस और ट्रांस का डायग्राम। तो आप देख सकते हो इसमें कि जो आपका आर ग्रुप है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कौन सा आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप कैन भी कुछ भी हो सकता है। यस योगिता, 1000:1 रेशियो होता है सिस और ट्रांस, मतलब हाँ सिस और ट्रांस का, वो देखेंगे अपन उस टाइम। तो ये चीज़ जिनको डाउट था उनको समझ में आ गई होगी कि ट्रांस में कैसा दिखता है और सिस में कैसा दिखता है। तो कौन सी ज़्यादा पॉसिबल स्टेबल है, वो है सिस, क्योंकि सिस में आर ग्रुप भी दोनों ऑपोजिटली अलाइंड है, प्लस आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड में CONH है वो ट्रांस में अलाइंड है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल सकता है अगर मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे वैलीन है, तो वैलीन क्या करेगा, आगे ब्रांचिंग करेगा और ब्रांचिंग में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी इसलिए ये स्टेबल फॉर्म नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के एंगल्स ये आपने देख ही लिए, साई फाई एंड दिस इज ओमेगा। नेक्स्ट इज रामाचंद्रन प्लॉट। तो एक फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन जो होती है उसमें 180 टू -180 डिग्री कितना भी टर्न आ सकता है। ये अपन ने देखा था जब मैंने बोगे का एक्सप्लेनेशन दिया था। एट 180 डिग्री वन गेट्स अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जैसे अपन ने कहा था कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स दो होते हैं, तो एक्लिप्स में सब एक लाइन में अलाइंड होते हैं, दैट मीन्स सिस फॉर्म में, जबकि स्टैगर्ड कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म। इफ ऑल साई फाई एंगल्स आर डिफाइंड देन द बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन विल बी नोन। तो साई फाई एंगल डिफाइंड है, दैट मीन्स C∝C एंड C∝N बॉन्ड अगर आपको पता है कि ये कितना डिग्री में है, तो आप बता सकते हो कि उसमें प्रोटीन कौन कौन से हैं, क्योंकि सबका फिक्स होता है। तो अकॉर्डिंग जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो इसी के ऊपर बनाया हुआ है कि आप एक अमीनो एसिड जो होता है उसके साई फाई एंगल्स को, मोस्टली आपने देखा होगा डायग्राम, जैसे एक सेकेंड, ये डायग्राम जो है आपने देखा होगा सभी ने कि सभी अमीनो एसिड्स का रामाचंद्रन प्लॉट होता है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड का रामाचंद्रन प्लॉट कैसे निकलता है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल अमीनो एसिड देखो, फॉर एग्जांपल आप एलेनिन देखोगे तो ऐसा डायग्राम होता है वो। तो क्या इसमें कहीं साई फाई एंगल्स हैं? नहीं है, कोई भी साई फाई एंगल नहीं है इसमें, ना इसमें कोई
तो साइफाई एंगल नहीं है तो एलेनिन का रामाचंद्रन प्लॉट कैसे निकला? कोई लगा सकता है इतना दिमाग? कोई है इतना इंटेलिजेंट? पेप्टाइड होना चाहिए, यस पेप्टाइड होना चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पेप्टाइड तो है ही नहीं, तो इन्होंने कैसे निकाला है एलेनिन का रामाचंद्रन प्लॉट, कैसे निकाल लिया? किसी की बैकबोन में नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, नो योग्यता, नो। NH3+ और COH। यस अमजद, राइट टू PN मतलब, अरे फुल फॉर्म लिखो आप, शॉर्ट फॉर्म में समझ। 3D स्ट्रक्चर से आप रामाचंद्रन प्लॉट बता सकते हो। रामाचंद्रन प्लॉट में क्या होता है, एंगल्स देखते हैं वो, एल साई फाई, यहाँ पे आपको साई एंगल और यहाँ पे फाई एंगल मिलेगा, तो फाई साई होंगे तभी तभी आप एक रामाचंद्रन प्लॉट निकाल सकते हो। बट फिर भी इन्होंने अमीनो एसिड का रामाचंद्रन प्लॉट निकाल दिया, ऐसा कैसे? विद रिस्पेक्ट टू, नहीं 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 अमजद नहीं, अरे इतना दिमाग किसी पे भी नहीं है, फेल हो गया आप, सबको 0 नंबर। किस में 0 नंबर? इमेजिनेशन में 0 नंबर। अगर मेरे को एलेनीन का साईफाई एंगल निकालना है, मेरे को एक रामाचंद्रन प्लॉट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पॉली एलेनीन ले लूँगा। मैं एलेनीन का एक लाइन बना दूंगा और उस लाइन को फिर मैं उसमें डाल दूंगा, तो क्या नहीं निकलेगा उससे? कभी नहीं सोचा, ना किसी ने बताया, आई डोंट थिंक कि किसी ने बताया होगा कि ये, ना किसी ने पूछा होगा टीचर से कि ऐसे कैसे आ गया। तो इसका मतलब या समझाने वाले में ही दिक्कत रहेगी या समझने वालों में ही दिक्कत रहेगी। प्रोटॉन, फिर शॉर्ट फॉर्म, प्रोटॉन में भी निकल सकता है ना सर, ये प्रोटॉन ही है या कुछ और है? अब याद आ गया योगिता को। अच्छा प्रोटीन में भी नहीं नहीं नहीं, अगर आपको इंडिविजुअल अमीनो एसिड का निकालना है तो फिर आपको उसी की पॉली चेन लेनी पड़ेगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन लेनी पड़ेगी। आप किसी और प्रोटीन के अंदर जाके एलेनिन का नहीं निकाल सकते रामाचंद्रन प्लॉट, वो निकलेगा ही नहीं कभी। ओके, तो अगर आपने देखा होगा जैसे प्लास्टोसाइनिन का अगर आप रामाचंद्रन प्लॉट निकालोगे तो उसमें ओनली बीटा शीट्स होती हैं, तो बीटा शीट्स इजीली निकल सकते हैं। ओके, एक ही तरह का अरेंजमेंट होता है तब रामाचंद्रन प्लॉट निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एंटी पैरेलल, पैरेलल, हेलिक्स, जैसे राइट हैंडेड हेलिक्स लिखा है, तो हेलिक्स, तो हेलिक्स में काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट यहाँ पे अमीनो एसिड की बात नहीं चल रही, यहाँ पे हेलिक्स की बात चल रही है। पूरे हेलिक्स का रामाचंद्रन प्लॉट निकाला है उन्होंने, अमीनो एसिड्स का नहीं निकाला है। जब आपको अमीनो एसिड्स का निकाला है इंडिविजुअली, तो आपको उसको उसकी पॉली चेन लेनी पड़ेगी। ओके, तो अगर आपके पास में साई फाई एंगल हैं तो आप बैकबोन जो होती है प्रोटीन की, वो आप बता सकते हो कि ये कौन कौन से, आई मीन जैसे अभी आगे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये एक नॉर्मल रामाचंद्रन प्लॉट होता है, और ये मान लो कोई भी XYZ किसी अमीनो एसिड का रामाचंद्रन प्लॉट है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रीन रीजन, एक वाइट रीजन, और एक ये ब्लू रीजन। तो मेरे को बता सकता है कोई कि वाइट रीजन कौन सा है? वाइट रीजन को क्या कहते हैं? यस गाइस, अब मान लो कि ये रामाचंद्रन प्लॉट है जहाँ पे कोई भी प्रोटीन, यस आपने यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि एंगल्स दे रखे हैं। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे वाई एक्सिस में जो वाई जैसा साइन होता है जिसको अपन साई कहते हैं वो लिखते हैं, और यहाँ पे अपन फाई लिखते हैं। पहली बात तो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो आप यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें देख सकते हो, जो अपन ने बात करी थी कि -180 टू +180 डिग्री वो रोटेट कर सकता है। कौन? सी अल्फ़ा एंड C∝N, ये दोनों रोटेट कर सकते हैं +180 टू -180। अगर मैं कहूँ कि C अल्फ़ा जो है वो -70 डिग्री पे है और C∝N जो है वो +80 डिग्री पे है, तो अगर मैं इन क्वाड्रेंट्स को, दिस इज़
टॉप राइट, दिस इज़ टॉप लेफ्ट, दिस इज़ डाउन लेफ्ट एंड दिस इज़ डाउन राइट। तो वो कौन से उसमें आएगा क्वाड्रेंट में, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? टॉप लेफ्ट में। शुभजीत कह रहे हैं टॉप लेफ्ट में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो होती है, सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई थी वो एक्स एक्सिस होती है, ये जो होती है ये वाई एक्सिस होती है। ओके, तो एक्स एक्सिस मतलब -70, दैट मीन्स लेफ्ट में चलना है, यहाँ 0 से -70। अब आपको वाई एक्सिस में +80 ढूंढना है, तो वाई एक्सिस में ये 0 है, +80 मतलब इधर, तो दैट मीन्स इस रीजन में कहीं आपका आंसर आएगा। वाई अदर एंगल नॉट टेकन, वाई ओनली साई-फाई। वही तो चीज़ बता रहा हूँ सरन कि मूवमेंट सिर्फ जो पॉसिबल है वो सिर्फ साई-फाई में ही है। और कौन सा एंगल है आप जिसकी बात कर रहे हो? ओमेगा एंगल की बात कर रहे हो आप। 3 ही तो एंगल हैं, ओमेगा, साई-फाई। साई-फाई ओके ओके, ओमेगा क्यों नहीं कर सकता? ओके, ओमेगा सिस ट्रांस के लिए होता है। ओके सरन, सिर्फ सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा का रोल होता है। उसका रोल साई-फाई से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, वो भी डाईहाइड्रल एंगल है। बट डाईहाइड्रल एंगल्स जो होते हैं उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा। इसलिए अपन साई-फाई एंगल्स को प्लॉट कर सकते हैं, जबकि मोस्टली अमीनो एसिड आपको ट्रांस में ही मिलेंगे, तो उनका ओमेगा एकदम फिक्स रहेगा। जितने भी अपन रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ रहे हैं उनमें ओमेगा फिक्स है 180 डिग्री, उनमें ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। तो ओमेगा जो चीज़ फिक्स है उसको अपन ग्राफ में नहीं लेते हैं। ओके, वो जेड एक्सिस पे आएगा, दैट इज़ राइट योगिता। बट जेड एक्सिस पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि वो फिक्स है, वो जेड एक्सिस पे फिक्स है 180 डिग्री, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनको अपन अपर राइट अपर लेफ्ट भी कहते हैं, या टॉप राइट टॉप लेफ्ट, कुछ भी आप कहना चाहो। और एंगल्स जो हैं वो फाई साई आपको याद रखना है, एक्स और वाई एक्सिस में कौन कौन से होते हैं। बट क्वेश्चन करोगे तब आप हमेशा वाई और एक्स एक्सिस को चेक करोगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़, जो आप पढ़ते हो जो आप देखते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। बट एग्ज़ाम में उसको चेंज कर देंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम उसको रीड नहीं कर पाता है। इसलिए ध्यान रहे, जो आप एक्स और वाई एक्सिस देखोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ऐसे आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा हर बार सबके साथ होता है, ये उल्टा पुल्टा आ सकता है, आ सकता नहीं है, आता ही है। आप अगर पिछला पेपर देखो, उससे पिछला पेपर देखो, या फिर उससे पिछला पेपर देखो, जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन हैं उन सब में उन्होंने वैल्यूज़ को उल्टा सीधा किया, और इसीलिए लोगों का आंसर नहीं आता। फिर वो आंसर की देख के बोलते हैं ये तो गलत आंसर की है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेल खेल लिया है जो कि आप समझ नहीं पाए। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड जो होता है उसकी एक शेडेड रीजन होती है। शेडेड रीजन वो होती है जो यहाँ पे दे रखी है, वो होती है जहाँ पे उसका एंगल ऑफ मूवमेंट, जो फ्रीडम ऑफ रोटेशन है वो अलाउड होता है। तो अलाउड 180 टू -180 डिग्री थ्योरेटिकल वैल्यू है। ओके, कोई भी उसमें, बट ये मूव क्यों नहीं कर पाएगा? मान लो कि ये आपका C1H बॉन्ड है, ये आर ग्रुप मूव कर सकता है, ये C अल्फ़ा है और ये C अल्फ़ा है, ये ट्रांस फॉर्म में है। ये मूवमेंट अगर इसको मैं पूरा कंप्लीटली इधर रोटेट करूँ तो ये कहाँ तक आ सकता है? जहाँ तक ये एटम का वैन डर वाल रेडियस रहेगा। उसके बाद में अगर आप उसका मूवमेंट करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। What if we change the x and y axis? I will tell you, Saran. I will tell you what happens if you change the x and y axis. Okay, एक मिरर इमेज बन जाती है। मिरर इमेज कैसी बनती है? यहाँ पे मिरर लगता है। यहाँ पे मिरर लगने का मतलब क्या हो गया? मान लो कि ये एक रामाचंद्रन प्लॉट है, तो दूसरा रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो यहाँ बनेगा ऐसा। इधर वाला है, मतलब ये कौन सा है? लोअर राइट जो है वो अपर लेफ्ट में आ जाएगा। इधर वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा। देखेंगे अपन एक क्वेश्चन, L&D वाला कंसेप्ट है। यस, तो यहाँ पे जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझो आप कि -180 टू +180 इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यू, बट कोई भी आर ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली 180 -180 पे रोटेट नहीं कर सकता, अनलेस वो कौन सा अमीनो एसिड है? यस गाइस, अनलेस वो कौन सा अमीनो एसिड है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ग्लाइसिन का। दैट इज़ राइट। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में ओनली हाइड्रोजन है, वो छोटा सा एटम है।
अगर 2 ग्लाइसिन आसपास हैं तो वो कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं। इसीलिए जो ग्लाइसिन का जब आप चार्ट देखोगे, रामाचंद्रन प्लॉट देखोगे, ये वाला दिख रहा है कहीं ग्लाइसिन, ये वाला सबसे ज़्यादा इसमें मूवमेंट दिखेगा आपको। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ रोटेशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम किस में दिख रहा है आपको यहाँ पे? सबसे कम किस में दिख रहा है? प्रोलीन में। तो प्रोलीन में क्यों? क्योंकि उसमें रिंग बन जाती है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मूवमेंट को, इसलिए आपको छोटे छोटे 2 दिखेंगे। ये रहा प्रोलीन का, यस, मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड। तो आप जैसे ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये आप कह सकते हो कि एक तरह से ग्लाइसिन का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली रीजन जो है शेडेड है। शेडेड कौन से होते हैं? अलाउड रीजन, जहाँ पे एंगल्स का मूवमेंट जो है वो अलाउड फॉर्म में होता है। ओके गाइस। और जो वाइट रीजन है, अब उनको क्या कहेंगे अपन? यस, उनको अपन कहेंगे डिसअलाउड रीजन, रेस्ट्रिक्टेड रीजन। तो स्टेरिक constants apply to psi and phi angle. As a result, these steric constants, only certain values of psi phi and hence conformations of the peptide are permitted. तो उनको अपन conformations कहेंगे। लिमिटेड अलाउड होते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट दीज परमिटेड वैल्यूज फॉर अ गिवन रेसिड्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। अब ये समझ में आया लाइन कि आप किसी भी रेसिड्यू का, किसी भी अमीनो एसिड का साई-फाई वैल्यूज़ या फिर वो कितना परमिटेड रीजन है कितना नहीं है वो कैलकुलेट कर सकते हो जब आप उसकी एक पॉलीपेप्टाइड बना दो, जैसे पॉलीएलिन। इट इज़ मोस्ट रेडिली डन फॉर ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग जस्ट वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ओके, तो इसीलिए अपन इंडिविजुअल अमीनो एसिड का भी रामाचंद्रन प्लॉट निकाल सकते हैं। कन्फर्मेशन प्लॉट ऑफ साई-फाई फॉर ए पर्टिकुलर रेसिड्यू इज नोन एज अ रामाचंद्रन प्लॉट व्हेन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैन डर वाल रेडियस ऑफ द नॉन बॉन्डिंग एटम। नॉन बॉन्डिंग एटम कौन से होते हैं? साइड ग्रुप्स। कन्फर्मेशन और कन्फिगरेशन का डिफरेंस बता दीजिए। ओके रक्षा, कन्फिगरेशन जो होता है वो अपन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे मोस्टली उसमें देखते हैं। ये जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है मूवमेंट का, इसलिए वो सिस और ट्रांस में ही पॉसिबल होता है। तो सिस और ट्रांस अपन जो बोलते हैं वो कन्फिग्रेशंस होते हैं। कन्फर्मेशन क्या होता है? पूरा मूवमेंट, जैसे मूवमेंट एज एन आपका पूरा जो प्रोटीन पेप्टाइड चेन जो बनेगी वो किस वे में मूव कर रही है। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अपन प्रोटीन कन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो वो कन्फर्मेशन होता है, कन्फिग्रेशन फिगर के अंदर चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं। कन्फर्मेशंस रिक्वायरिंग इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज एट द लिमिट ऑफ दैट विच इज़ परमिसिबल आर डिफाइंड एज द आउटर लिमिट। तो आउटर लिमिट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लाइसिन की है तो इसमें ग्रीन वाली जो रीजन है ये आउटर लिमिट है इसकी। आउटर लिमिट मतलब इतना पॉसिबल है, और आउटर लिमिट सबकी क्या होती है? -180 टू +80। बट वो सिर्फ अलाउड रीजन में ही रहते हैं जहाँ तक उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। ओके गाइज, आउटर लिमिट और अलाउड में समझ में आया अंतर क्या है? सिर्फ ग्लाइसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, और अमीनो एसिड्स की भी बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल कन्फर्मेशन दैट रिक्वायर एनी टू नॉन बॉन्डिंग एटम टू बी क्लोजर टू ईच अदर देन देयर वैन डर वाल आर अलाउड स्टेरिकली फॉरबिडन। तो अगर उनके वैन डर वाल रेडियस से और भी पास में आ जाएंगे तो फिर वो फॉरबिडन रीजन में है, फिर वो डिसअलाउड रीजन के अंदर होते हैं। ओके, एक स्टैंडर्ड रामाचंद्रन प्लॉट जो प्लॉट होता है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे एंगल्स दिखते हैं, और मोस्टली जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो आप अगर आप किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को उस मशीन में डालोगे और उसके ग्राफ में ऐसा दिखाया कि इनके साई-फाई एंगल, ओवरऑल साई-फाई एंगल माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, तो जो भी जो आपका आंसर आएगा उससे आप बता सकते हो देख के कि वो कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो जो चेन है वो कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है तो उसका साई माइनस में आएगा और फाई माइनस में आएगा, आई मीन प्लस में आएगा। तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? इसमें।
आपको ये पूरा जो चार्ट है ये पूरा याद होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और उनके साई-फाई एंगल्स क्या होते हैं ऐसे वैल्यू नहीं याद करनी है, सिर्फ प्लस माइनस याद करना है आपको। ओके, तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लाई करती हैं वो इस क्वाड्रेंट में करती है, जो कि है कौन सा, माइनस प्लस, एक्स एक्सिस पे माइनस में और प्लस इधर अपर लेफ्ट। ओके, अगर ये साई है और ये फाई है तो आप देख रहे हो कि पैरेलल शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों यहाँ आएंगी, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स भी इधर आएगा, राइट हैंडेड ट्विस्टेड बीटा शीट्स, अगेन बीटा शीट आ गया वो भी इधर आएगी। एक है यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, है तो ये लेफ्ट में बट राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, प्लॉट में ये लेफ्ट में है बट यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आएगी, और अगर प्लॉट में राइट है तो वहाँ पे कौन आएगा, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, वैल्यू भी आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। तो अगर आप वैल्यूज़ याद करोगे तो आप फंस जाओगे। ओके, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। अब जो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स जो है उसमें डिफरेंस देखो आप, माइनस तो 50 में ही है, प्लस 153 में है। तो अगर मैं यहाँ प्लॉट पे देखूँ तो -51 मतलब बहुत इधर की साइड ही होगा वो, और प्लस 153 का मतलब बहुत ऊपर। तो यहाँ पे बस ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी में देखो आप बहुत कम डिफरेंस है। ओके, तो आपको जो मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है कि बीटा शीट्स मोस्टली ऊपर वाले में होती है। ओके, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वो कहाँ कहाँ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों देखो माइनस में है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स आपको पता लगी है। बीटा टर्न्स टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं अपन देखेंगे, बट इतना देखो आप, माइनस 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 ज़ीरो माइनस प्लस एंड प्लस ज़ीरो। तो आप इनको याद मत करो बट आपको आइडिया होना चाहिए कि बीटा टर्न जो है वो किधर भी लाई कर सकते हैं पूरे में, जबकि पायरो पॉलीप्रोलिन 1 2 3 कोई सा भी हो या पॉलीग्लाइसिन वो सब माइनस प्लस में, दैट मीन्स इधर ही लाई करेंगे। तो आप देख रहे हो मोस्टली चीज़ें यहाँ लाई कर रही हैं रामाचंद्रन प्लॉट में, कुछ इधर कर रही हैं कुछ इधर कर रही हैं, इधर बहुत कम कर रही हैं। तो एक जनरल आइडिया रखो और दो चार चीज़ें याद कर लो, जैसे बीटा स्ट्रैंड्स किधर होते हैं, हेलिक्स किधर होती है, और पॉलीप्रोलिन तो आपको पता लगी गया, और बीटा टर्न्स में एक दो आप देख लेना। इतना आइडिया हो तो बहुत होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ओके, इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, डायहाइड्रल एंगल्स पे क्वेश्चन आएंगे। यस, ये सारे एल मीन्स एल अमीनो एसिड्स, यस रक्षा, ये सारे एल अमीनो एसिड्स के जो यहाँ पे भी ये चार्ट देखा है ये एल अमीनो एसिड्स है। ओके, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है एसाइलेटेड, देन ये जो भी है, एंड देन आपके इधर एक टेल होती है जिसके अंदर अपन मोस्टली क्या देखते हैं गाइस, किसी को याद है वो, तो मतलब आपको वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा बहुत बड़ा सारा नाम, जैसे फॉर एग्जांपल एसाइलेटेड लिखा हुआ होगा, देन के लिखा हुआ होगा, एंड देन COO, मान लो कि इधर एक चेन है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ बीच वाला वर्ड देखना है कि ये अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड है। इसके अलावा इधर जो लगे हुए हैं ये दोनों कैप एंड टेल होती हैं। कैप एंड टेल क्यों लगाते हैं गाइस, एनी आइडिया? मान लो कि यहाँ पे कैप भी लगा रहा हूँ और टेल भी लगा रहा हूँ, इसका लेना देना क्या है इससे? क्योंकि मैं पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूँ, उसी का रामाचंद्रन प्लॉट ले रहा हूँ, तो उनके एंड्स जो हैं वो एक दूसरे से बाइंड होके सर्कुलर पेप्टाइड नहीं बन जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक तरफ एसिटाइलेट करता हूँ और दूसरी तरफ मैं कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगा आपको। तो अपन कैप और टेल लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि आपको मिक्स रिजल्ट नहीं मिले, आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वही मिले, इसलिए। ओके, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट जो L&D की बात चल रही है, तो आप एल अमीनो एसिड्स आपने देख लिए,
डी अमीनो एसिड्स आपने देख ली। क्या डिफरेंस होता है दोनों में कि NH3 जो होता है वो किस साइड है। अगर वो लेफ्ट में है तो वो एल अमीनो एसिड होगा, और अगर वो राइट में है, NH3 अगर राइट में है तो वो डी अमीनो एसिड्स होगा। यस अमजद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो mRNA होता है उसके अंदर तो मिथाइल कैप होती है। ओके, मिथाइल कैप होती है। यस योगिता है, यस योगिता ने जो बताया आई थिंक वही। ACX का मतलब तो वो एसाइलेटेड हो गया, और NH2 मतलब यस 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 यही लिखा हुआ होता है वो। तो ACX जो भी आपका CONH2, तो NH2 मतलब वो एमिडेटेड है, और ये क्या है, एसाइलेटेड। तो अपन कैप को एसाइलेट करते हैं और एमिडिएट मतलब अमीन ग्रुप ऐड करते हैं उसके टेल के ऊपर, जिससे कि वो मिक्सअप नहीं हो जाए। ओके, और एल एंड डी अमीनो एसिड आपको पता लग ही गया है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या एल एंड डी अमीनो एसिड्स के रामाचंद्रन प्लॉट सेम होंगे? क्या एल एंड डी अमीनो एसिड्स के रामाचंद्रन प्लॉट सेम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें ये डायगनली ऑपोजिट होंगे। ओके, अब यहाँ पे दो डायग्राम दे रखे हैं, इन दोनों में क्या ये दोनों का प्लॉट सेम है? ये दोनों एल एंड डी के हैं बट इनका प्लॉट एकदम सेम है, ऐसा क्यों? यस गाइस, ऐसा क्यों? रोटेशन सेम है, ओके। और साई एंड फाई माइनस में है, दैट इज़ राइट। ध्यान से देखो सर, मैंने अभी बताया था एक्स एंड वाई एक्सिस सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है। यहाँ देखो माइनस में है ये, ओके, एकदम ऑपोजिट है बट उसने माइनस कर दिया यहाँ पे, तो सेम डायग्राम बन जाएगा आपका। तो अगर आपको पूछे कि कोई अमीनो एसिड जो है वो क्वाड्रेंट में अपर लेफ्ट में है एल अमीनो एसिड में, तो अगर वो डी अमीनो एसिड में आएगा तो उसका क्वाड्रेंट कौन सा होएगा? ये वाला होगा, लोअर राइट में। वो डायगनली चेंज हो जाएंगे ऐसे, तो इन दोनों में क्रॉस चेंज होगा, तो ये आपको याद रखना है। ओके, याद रहेगा सभी को ये? तो ये है आपका एल एंड डी अमीनो एसिड्स का रामाचंद्रन प्लॉट, और यही सब था आपके रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड क्लीवेज का, जो कि अपन कल करेंगे। ओके, एनी मोर डाउट्स? किसी को डाउट है आज की क्लास का कोई? ओके, तो कल मिलते हैं गाइस। सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक, रामाचंद्रन प्लॉट। थैंक you very much for your support. Now I am signing off. Good night, take care, bye bye, see you tomorrow same time.